जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं सत्यान सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब की क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स को देखते हुए जो प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ चलाई जा रही है, इस सीरीज़ में आज हम लोग नई क्लास के साथ में उपस्थित हैं। आज हम लोग 9th क्लास के साथ में हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस आपके ईयर के क्वेश्चंस को। तो जल्दी से जितने भी लोग जुड़ते हैं, क्या करना है क्लास को एक बार अगर अच्छी लगती है तो आपको शेयर कर देना है, लाइक कर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आपके साथ में जुड़ चुके। बाकी आपको क्लास की नोटिफिकेशन ज्ञान सागर के टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियल जो चैनल है उस पर आपको मिल जाती है। चलिए चालू करते हैं क्लास को। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, आपका सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि मंदिर का या के इससे जुड़ी जमीन के मालिक होते हैं। तो मंदिर के लिए अगर आपसे बात किया जा रहा है तो आपका ये उस समय क्वेश्चन था कि मंदिर की जमीन के मालिक किसको माना गया है, पीठासीन देवता को, न्यास को, पुजारी और न्यासी को। ठीक है, तो यहाँ पर एक इश्यू था वॉइस आपका। ठीक है, चेक कर लो एक बार, देख लो पिछली बार ऐसे ऐसे चली गई थी। अब आ गई, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पे क्या था कि ये क्वेश्चन था कि किसको आपका मालिक माना गया है, भूमि का स्वामी माना गया है। तो भूमि का स्वामी माना गया किसको, पीठासीन देवता को। मतलब जो भी हमारे आपके उस मंदिर में अधिष्ठापित देव होंगे उनको भूमि का स्वामी माना गया है। यहाँ पर न्यास को, जो आपका ट्रस्ट होता है उसको नहीं माना गया है, उसमें पूजा करने वाले पुजारियों को नहीं, और न्यास की मतलब उस ट्रस्टी को यानी उस पर्टिकुलर एक पर्सन को भी आपका उसका अधिकारी नहीं माना गया है। भूमि से संबंधित जमीन जो मंदिर संबंधित जमीन जो मानी गई है, किसकी मानी गई है, मंदिर मस्जिद पीठासीन देवता की। करंट का क्वेश्चन था तब के समय पे। पहला है, गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी। तो यहाँ पर आपका जो एयर पॉल्यूशन होता है, जो जाड़े के दिनों में ज्यादा हो जाता है जैसा कि अभी हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ये नवंबर 2020 में परियोजना पूछी गई थी। आपके दिसंबर 2021 के आपके जो जनवरी की 2021 के पेपर हो रहे थे उनमें फाइट एयर पॉल्यूशन, क्लीन एयर, कॉम्बैट पॉल्यूशन और प्रोजेक्ट एयर केयर। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट एयर केयर आपका लॉन्च किया गया था आपका गुरुग्राम में, किसके लिए, आपके एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज और समझ लेना है आपको, इस एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए आपका क्या किया गया था, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई सारी पहल की गई थी। इन पहलों में से आपको याद कर लेना है किसको, स्मॉग टावर को। ठीक है, यहाँ पर आपको स्मॉग टावर के रिलेटेड 2 पॉइंट याद कर लेना है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का पहला, ठीक है, पहला स्मॉग टावर कहाँ पर आपका बनता है, पहला स्मॉग टावर, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा पे एक और पॉइंट है कि भारत का हाईएस्ट स्मॉग टावर। दो आपके पॉइंट देख लेने हैं। तो पहले और हाईएस्ट की अगर बात करते हैं तो पहला हाई आपका जो स्मॉग टावर था वो कहाँ पे स्थापित हुआ था, दिल्ली में हुआ था। स्मॉग टावर वो टावर होते हैं जो वायुमंडल से प्रदूषण को, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं इनको खींच लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्मॉग टावर कहाँ पर, दिल्ली में हुआ था। और हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट आपका स्टैब्लिश हुआ था कहाँ पर, यूटी है आपकी चंडीगढ़ उसमें। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आपका भारत का हाईएस्ट स्मॉग टावर स्टैब्लिश हुआ था। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश में नील की खेती संबंधी प्रणाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर नील की खेती संबंधी प्रणालियों की बात की जा रही है, बाली, निज, वणिकपत और जब्त। देखो, तो यहाँ पर आपका जो निज है ये आपके नील की खेती से संबंधित प्रणाली थी। बाकी हमारे यहाँ पर क्या होता है, नील विद्रोह होता है। एक पूरा एक घटना चक्र है जिसको हम लोग आपका नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये नील विद्रोह आपका होता है 1859 टू 60 के ड्यूरेशन में, पश्चिम बंगाल में होता है। तो यहाँ पर आपके 2 भाई होते हैं, एक का नाम होता है दिगंबर और दूसरे का नाम होता है विष्णु। ठीक है, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन 2 भाइयों के द्वारा जो नील विद्रोह आता आपका होता है, ये आपका 1859 से 60 के बीच में होता है। ये आपका एक अलग चीज है। और अगर एक और पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह ये नील विद्रोह के लिए नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये संबंधित था, किसकी खेती से संबंधित था, नील की खेती संबंधित था। तो नील की खेती आपके जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनमें पाया जाने वाला एक पौधा है, आपका उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाने वाला पौधा नील का, जिसकी खेती अंग्रेज कराते थे जबरदस्ती, जिससे उनको अधिक मुनाफा होता था, लेकिन किसानों को इसके बदले कुछ नहीं मिलता था। तो 1917 में जो हमारा आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये नील की खेती के लिए की जाने वाली एक प्रथा थी, जिस प्रथा का नाम क्या था आपका,
तीन कठिया प्रथा, इस तीन कठिया प्रथा के विरोध में थी। इस तीन कठिया प्रथा का नाम तीन कठिया क्यों रखा गया? क्योंकि इस तीन कठिया प्रथा में क्या था कि किसानों को उनके खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था, और इसीलिए इसको आपका तीन कठिया प्रथा बोला गया, और इसीलिए आपका ये जो आपका आंदोलन या विद्रोह रहा, करने वाले, इसका नेतृत्व करने वाले कौन हुए? गांधी जी हुए। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में आपका पहला सत्याग्रह यही माना जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सितंबर 2020 में वोडाफोन और किस कंपनी ने नए नाम के अंतर्गत में अपने सभी उत्पादों को बदलकर अपना एकीकरण कर दिया? सबको पता है कि आपकी वोडाफोन मर्ज हो जाती है किसके साथ में? आइडिया के साथ में, और वोडाफोन और आइडिया मिलकर क्या हो चुके हैं? अब आपके वी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपके इसके जो नए उत्पाद मिलते हैं किस नाम से मिलते हैं? वी नाम से मिलते हैं। अगला देखिएगा, पौधों के लिए विभिन्न के वैज्ञानिकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर सीधी सी बात है, हमें पौधों का अध्ययन करना है तो पौधों के अध्ययन की शाखा क्या होगी? बायोफाइटा, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी। सबको पता है पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है आपका। इसमें कोई भी कुछ बताने लायक चीज नहीं है। अगला, किस देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है? लेकिन से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता? ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, एक ही किस देश का संविधान आपका कई उद्देश्यों की पूर्ति का कौन सा विकल्प नहीं हो सकता? नहीं की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं नहीं आपका कौन कौन सा हो सकता है आपका। ठीक, पहला यहाँ पर, यह उस नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल है, यह आपका संविधान है क्या? नियमों और सिद्धांतों का समुच्चय है। ठीक है, नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय से मतलब आपका ऐसी नियमावली जिसके द्वारा क्या होता है? आपका देश का शासन चलता है, या ऐसी एक व्यवस्था जिसके द्वारा आप किसी भी निकाय या तंत्र की व्यवस्था को, प्रणाली को सुचारू रूप से चलाते हो, ये नियमावली है। तो पहला तो आपका सही होगा। यहाँ पे नहीं है तो हमें निगेटिव लेना है। या हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है। सीधी सी बात है, हमारा समाज क्या होगा, कैसा होगा, किस रूप में होगा। ठीक है, या हमारे इसमें यह शामिल है कि देश के सरकार को अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये अध्यक्षीय स्वरूप जरूरी नहीं है हो। ठीक है, अध्यक्षीय स्वरूप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जैसे आपका प्रेसिडेंशियल कंडीशन बात करते हैं। जैसे हमारा भारत में क्या लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्रात्मक सरकार में हमारी संसदीय शासन प्रणाली और आपके प्रधानमंत्री की प्रमुखता होती है। भारत, ब्रिटेन जैसे देशों में प्रधानमंत्री की प्रमुखता होगी, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होगी, इसमें क्या होता है आपका, अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति पद की प्रमुखता होती है। तो ऐसा कहीं भी कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर अध्यक्षात्मक स्वरूप को ही बरकरार रखा जाए। तो आई थिंक ये आपका गलत होगा। चलिए अगला भी देख लेते हैं। या कुछ आदर्शों को सहमति देता है कि जिन्हें देश में बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये आपके संविधान में तय की जाती है बातें कि किन्हें ही आपका रखना चाहिए, किन्हें ही कंटिन्यू करना चाहिए। हर चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि आपसे यहाँ पूछ रहा है कि नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष होती है? तो यहाँ पर आपका अगर बात करते हैं मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु, अकबर का जीवन काल होता है 1556। 1556 से लेकर आपका 1605। ठीक है, ये अकबर का रूलिंग पीरियड होता है। सॉरी, तो अकबर का रूलिंग पीरियड होता है 1556 से 1605, यानी पानीपत के युद्ध के बाद से आप द्वितीय युद्ध के बाद से वो गद्दी पर बैठता है। 1605 में किसकी मृत्यु होती है? अकबर की मृत्यु होती है। तो दिए गए ऑप्शन में से हमें क्या मिल रहा है? 1605 यहाँ मिल रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अकबर की जब आपकी जब मतलब अकबर का शासन काल होता है, उसी समय वर्ष 1600 में एक कंपनी बनती है आपका, ये भी पूछ लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। या क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो हमको बताना है, आपका अकबर था। भारत ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में किसको हराकर पुरुषों की हॉकी में कांस्य पदक जीता? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि आपने किसको हरा कर जीता। सबको पता है कि भारत ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारतीय हॉकी टीम के लिए। तो यहाँ पर भारत ने किसको हरा कर जीता था? भारत ने जर्मनी को हरा के क्या जीता था? हॉकी का कांस्य पदक जीता था। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा। अगला देखिएगा, नवंबर 2020 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के भारतीय सदस्य है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य बनने वाली हमारी आपकी एकमात्र अभी आपकी भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी। ठीक है, तो याद करिएगा, इसका आंसर आपका नीता अंबानी है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय रैंकिंग सूचकांक 2020 में शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो इंडेक्स आती है, उस इंडेक्स की 2020 की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा टॉप पर है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे और सीएसआईआर। तो यहाँ पर जो सीएसआईआर बेंगलोर है, ये हमारा आपका क्या है? आपका टॉप पर था 2020 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको भी आपका, और इस साल जो हमारी आपकी नई इंडेक्स है उसको भी देख कर जाइएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ का किला स्थित है? ठीक है, नाहरगढ़ का किला अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, गुजरात है। ये कहाँ पर? राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ पर है? आपका जयपुर में। ठीक है, ये आपका जयपुर में है और इसे आपका 18वीं शताब्दी में लगभग 1738 या 32 के आसपास में आपका बनवाया गया था, महाराजा जो आपके जयसिंह द्वितीय थे उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसको याद कर लीजिएगा, कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। अगला देखते हैं, जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु मद्रास नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, जन्म मृत्यु ह्रास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर आपका देखा जाए तो जनसंख्या, उसके प्रभावों को, जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, या समाज का क्या प्रभाव पड़ता है जनसंख्या पर, उनसे होने वाले परिवर्तनों को, भौगोलिक या सामाजिक हर प्रकार के जो परिवर्तनों को पढ़ने का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है उसका आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी किसी भी क्षेत्र के आपके जन्म, मृत्यु और जो सारी क्रियाएं होती है उनको बताता है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या कैसे का प्रभावित हो रही है, कैसे का बढ़ रही है, घट रही है, मौसम का क्या असर है, जलवायु का असर है, परिस्थितियों का असर क्या है, समाज का असर क्या है। तो क्या होगा इसका आंसर आपका? डेमोग्राफी। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक किसके पास बने होते थे? ऑप्शन में कुएं, अंगीठी, आंगन, पानी की टंकी। देखो पानी की टंकी होती नहीं थी, कुएं घरों में होते थे, अंगीठी नहीं मिली आपको, यहाँ पर आपका आंगन होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की बड़ी अच्छी विशेषता होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में जो ये मुख्य दरवाजा होता था, मुख्य द्वार होता था, इस मुख्य द्वार के पीछे यहाँ पर आपको एक दीवार मिलती थी, ताकि क्या हो कि आपके घरों के इस मुख्य दरवाजे से सीधे पीछे अंदर का ना दिखे। इस दीवार के पीछे आपके क्या होता था? यहाँ पर ये ऐसे आंगन होता था। आंगन की अगर बात करते हैं तो आंगन के क्या होता था? चारों ओर क्या होते थे? आपके कमरे बने होते थे। आंगन के चारों ओर क्या बने हुए हैं? आपके कमरे बने हुए हैं। और इन कमरों की ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं और इस आंगन की, तो आंगन में ही बाकी सारी आपकी जो अन्य चीजें होती हैं, जैसे क्या होता है आपका आंगन में ही कुएं मिल जाएंगे आपको, आंगन में ही आपका शौचालय मिल जाएगा, तब के समय घरों में शौचालय होते थे, आंगन में ही स्नानागार है, आंगन में ही आपकी रसोई है, और कुछ कुछ घरों में आपके क्या मिले हैं? जीने भी मिले हैं, स्टेयर्स भी मिले हैं। ठीक है, तो मतलब घर भी उस समय क्या होते थे? 2 मंजिल के होते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्या होते थे? आपके घरों के एक स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। अगर बात करें नगर की, तो नगर जो होते थे आपके, उसमें सड़कें एक दूसरे को हमेशा समकोण पे काटती थी। इस प्रकार से जो सिंधु घाटी का सभ्यता का अगर कभी नगर प्रणाली पूछी जाए तो हमको बता देना है कि किस प्रणाली पर आधारित थी? ग्रिड प्रणाली या जाल प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, तो ये भी आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे। अनिकया नट एक विशेष एकांकी नट है जो कि संस्कृति की विशेष प्रदर्शित करता है। उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, बिहार। मैंने बोला है कि लोक नृत्य से आप हर पेपर में क्वेश्चन देखते हुए जा रहे हो। यहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ पर जो अनकिया नृत्य है वो कहाँ का? आपका असम का है। क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा, अनकिया नट कहाँ पर? आपका असम का है। अगला देखिएगा, दक्का या ढाका, यानी इसी को ढाका बोलते हैं, में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो आपको निगेटिव आपका अप्रोच लेना है। यहाँ पर पूछ रहा है आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका देख लेते हैं। यहाँ पर आपका यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चलता था, बिल्कुल सत्य बात है। इसी के बेस पर 1909 में आपके मार्लिया मिंटो रिफॉर्म आता है, और मार्लिया मिंटो रिफॉर्म के द्वारा मुसलमानों को पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन दिया जाता है। बिल्कुल सही है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, बिल्कुल गलत बात है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। यहाँ पर ये आपकी बात आपकी बिल्कुल सही हो, आपका हो जाएगा। सत्य नहीं है पूछ रहा है तो आपका ये बी ही मिल जाएगा। बाकी देख लेते हैं, इसका गठन 1906 में हुआ था। ढाका के नवाब थे, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के घर पर क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपके दो भाई थे, आपके वकार उल मुल्क और थे मोहसिन उल मुल्क। वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क, ये जो दो भाई थे, ये इसके क्या बने थे? सचिव बने थे। और पहले अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? आपका आगा खां के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर इसकी स्थापना 1906 में होती है ढाका में। मुस्लिम जमींदारों नवाबों के एक समूह द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा आपका क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि सत्य नहीं है पूछ रहा है। अगला देखते हैं, फराह खान ने फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2000 के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी अवार्ड जीता। अब सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का अवार्ड उस समय आपको इनको मिला था किसके लिए? थप्पड़ मलंग छपाक को दिल बेचारा मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था। ठीक, अगला देखिएगा कि धारा 20 मानसिक
रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। जो भी मेंटली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको सोसाइटी में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आपका अनफेयर कंडीशन को फेस करना पड़ता है। तो इसी के लिए सरकार द्वारा एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत में उनको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और भारतीय दंड संहिता 1807। इसका आंसर क्या होगा हमारा? आपका सी होगा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में वर्ष 2000 डैश के लिए तक के भविष्य के लिए रेलवे प्रणाली की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पर 2020-21 के लिए क्या हुआ था, आपका जो बजट था उसमें हमने कब तक का रेलवे को टारगेट करके रखा हुआ है कि कब तक हमें करना है। जैसे यहाँ पर आपका 2030, ठीक है, 2030 तक का आपका सरकार का टारगेट है कि अगले 10 साल में हम रेलवे के इन पॉइंट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिनमें से आपका जीरो कार्बन एमिशन भी है, आपका शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन। ये सरकार का लक्ष्य है कि हमें आपका जो कार्बन उत्सर्जन है उसको क्या करना है, आपका कम करना है, 2030 तक आपका शून्य की ओर ले जाना है। यही चीज आपका जो भारत सरकार का है, भारत सरकार ने बोला है कि 2070 तक हम क्या कर देंगे कि आपके जो कार्बन उत्सर्जन को शून्य की ओर लेकर जाएंगे। ये भारत सरकार का 2070 तक का लक्ष्य भारत सरकार का है। और अगर बात करते हैं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला एकमात्र शहर या पहला शहर तो आपका मुंबई है। मुंबई ने बोला है कि 2050 तक हम क्या कर देंगे, अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका महावेली गंगा ये कहाँ की सबसे लंबी नदी है, आपकी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो महावेली गंगा कहाँ की, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका जो प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है, हमारा आपका इसे सिंगल द्वीप के नाम से जाना जाता है और ये पूर्व का मोती कहलाता है, ठीक है। तो श्रीलंका हमारा आपका दो भागों में मेनली बटा हुआ है। यहाँ के जो मूल निवासी है उनको हम आपका सिंगली नाम से जानते हैं और ऊपर के जो हमारे निवासी हैं इनको हम आपका तमिल मूल के नाम से, तमिल मूल के लोगों से बना हुआ है। तो सिंगली और तमिल के बीच में विवाद होता है, ठीक। चलिए अगला देखो। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2018 के अनुसार कितने देश एडीबी के सदस्य हैं? 68, 37, 87 और 19। तो यहाँ पर आपसे बात हो रही है किसकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो यहाँ पर जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी है, इसकी स्थापना होती है आपके 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला, ठीक है। ये मनीला किसकी कैपिटल है, मनीला कैपिटल है किसकी, फिलीपींस की, ठीक है। मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की। और इसके जो हमारे यहाँ के वर्तमान सदस्य कितने हैं, आपके 68 है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य शामिल है, आपके 68 सदस्य शामिल है। अच्छा, ये जो हमारा आपका एडीबी की रिपोर्ट थी इसमें 68 सदस्य बोला गया है और यहाँ पर आपका देखिएगा ये फिलीपींस का जिक्र हो रहा है। तो फिलीपींस से एक बात बता दूं, जो विश्व का सबसे गहरा आपका समुद्री क्षेत्र है उसको हम लोग आपका मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, ये आपका सबसे समुद्री गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच। वो फिलीपींस के पास में ही पड़ता है, पूर्व में पड़ता है और पड़ता कहाँ पर है, वो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी भी आपका उसे इंडियन ओशियन या आर्कटिक या किसी अदर ओशियन में मत कराइएगा, पैसिफिक ओशियन में फिलीपींस के पूर्व में कौन सा, मैरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ठीक। चलो अगला देखते हैं। निर्गम मूल्य क्या है, या बाजार मूल्य से अधिक मूल्य है, बाजार मूल्य से कम मूल्य है, या किसान द्वारा तय किया गया मूल्य है, या बाजार मूल्य के समान मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे निर्गम मूल्य की बात करते हैं। तो जब बाजार मूल्य से कम मूल्य पे कोई अगर वस्तु आपकी निकलती है तो उसे आपके किससे नाम से जाना जाता है, निर्गम मूल्य से, ठीक है। तो बाजार मूल्य जैसे आपका कोई भी वस्तु किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपका रेट तय होता है, एक एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उससे कम अगर किसी दाम पे कोई उत्पाद अगर आपके सेल होता है तो वो आपके किसके फॉर्म में जाना जाता है, आपका निर्गम मूल्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, मतलब एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। सबको इसका आंसर पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। तो वेग परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है, आपकी त्वरण कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका त्वरण होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपसे नेगेटिव कंटेंट फिर पूछ रहा है। 3 आपको क्वेश्चन मिल गए एक ही सेट में आपके, जो ऐसे हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स पूछ रहा है आपसे। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, बिल्कुल सही बात है। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, ये भी सही बात है। थार मरुस्थल के नाम से भी जाना था, ये भी सही बात है। तो ऑब्वियसली 14 ही बच रहा होगा। पद्मा क्षेत्र की प्रमुख नदी, बिल्कुल गलत है। पद्मा हमारी आपकी किसके, आपकी गंगा नदी है, पद्मा नाम से जानी जाती है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो इसका आंसर हमारा आपका क्या होगा, आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से गलत कथन पूछा रहा है। तो डी, इस क्षेत्र की पद्मा प्रमुख नदी नहीं है। क्षेत्र के पास से होकर बहने वाली नदी हमारी आपकी कौन सी है, लूनी नदी मान सकते हैं, जो एक प्रकार की क्या है, अंतःस्थलीय नदी है, जो समुद्र तक भी नहीं पहुंचती है और कहां पर, कच्छ के रन में गिरकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका
23 का डी हो जाएगा। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न से किसे प्राप्त हुआ है? तो 2019 में आपके यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाती है। ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च आपका साहित्यिक सम्मान है। तो 2019 में किसको मिलता है? अत्तिकम अच्युतम नंबूदरी को मिलता है। ठीक है, अत्तिकम अच्युतम नंबूदरी इनको क्या मिलता है? 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अगर बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ठीक है, तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सबसे पहले आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है किसको? आपका जी शंकर कुरूप को। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लेखक थे, इनको मिलता है जी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। 2019 में आपने देख ही लिया है। 2019 के बाद में आता है 2020 और 2021। ठीक है, 2020 और 21 का अभी आपका मिला है। 2021 का किसको मिला है? नीलमणि फुकन। ठीक है, असमिया भाषा के लेखक है नीलमणि फुकन, इनको मिलता है। और 2020 का किसको मिलता है? दामोदर माउजे को। ठीक है, तो ये दामोदर माउजे नीलमणि फुकन को भी याद रख लेगा रिसेंटली आपके। तो उस समय आपका क्वेश्चन 2021 में आपका पूछा गया था 2019 के अकॉर्डिंग। बाद में 2 साल कोविड की वजह से नहीं दिया गया, 2 साल के पुरस्कारों को एक साथ दिया गया है। तो यहाँ पे नीलमणि फुकन और दामोदर माउजे। ठीक है, तो इसकी स्थापना आपकी 1961 में होती, दिया था पहला 1965 में जी शंकर कुरूप को। अगला देखते हैं, पीवी सिंधु ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में किसको हरा कर? ये देखो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है कि आपने जीता तो जीता, लेकिन हराया तो किसको हरा के जीता, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पैटर्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किसको हराया? गैटन हारामारा, हेबिंग जियाओ किंग गाउन और सरोसी लौरा। तो यहाँ पर आपकी हेबिंग जियाओ जो आपकी खिलाड़ी थी, इनको हरा के पीवी सिंधु ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। अब पदक याद रखिएगा, पदक पूछते हैं, अभी भी पूछ रहे हैं एग्जाम में। ठीक, अगला देखिएगा, अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स ने दोराबजी टाटा के साथ में मिलकर लौह अयस्क की खोज कहाँ की थी? तो यहाँ पर लौह अयस्कों की खोज की बात हो रही है। तो यहाँ पर राजहारा की पहाड़ियां, बैलाडीला, बोरिया टिब्बू और एक लामा। तो यहाँ पर आपके जो डल्ली राजहारा की पहाड़ियां हैं, जो कहाँ पड़ती हैं? ठीक है, यहाँ पे कौन सी? डल्ली राजहारा की पहाड़ियां हैं, जो उस समय के अकॉर्डिंग कहाँ थी? आपके बिहार राज्य में थी। कहाँ पर? बिहार राज्य में। और अभी के समय कहाँ पड़ जाती है? आपके बिहार और झारखंड की सीमा के क्षेत्र में पड़ जाती हैं। तो इन आपकी डल्ली राजहारा की पहाड़ियों में क्या किया था? किसकी खोज की थी? आपके लौह अयस्कों की खोज की थी जोराबजी टाटा ने। यहीं पर आपका ये आपके जमशेदपुर में आपके क्या करते हैं? पहले आपके जो टाटा का संयंत्र लगता है आपका, वो लगता है। ठीक, अगला देखिएगा, 29 सितंबर 2020 को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा WHO के साथ मिलकर विश्व में किस हृदय रोग को मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण घोषित किया गया? मतलब यहाँ पर आपसे जो हार्ट डिसीजेस हैं, उनमें भी आपका कई सारी कंडीशन बनती हैं। तो उनमें से किस कंडीशन को सबसे ज्यादा आपका मेन कॉज या रीजन माना गया है किसके लिए? हार्ट आपके अटैक के लिए या डेथ के लिए? तो यहाँ पे अतालता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, कार्डियोमायोपैथी है, कोरोनरी धमनी रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कार्डियोवैस्कुलर आपका डिसीज है, इसकी वजह से हमारा आपका सबसे ज्यादा आपके हार्ट डिसीज आपके डेथ होती है। ऐसा एक रिपोर्ट पेश की गई थी आपके 2020 में, जो पूछी गई आपसे 2021 के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा कार्डियोवैस्कुलर रोग आपका। अगला देखिएगा, निम्न से कौन से भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले या पहली संगीतकार थे? ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले या पहली संगीतकार की बात करते हैं, तो कौन थे? आपके एमएस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, एमएस सुब्बलक्ष्मी जी जो थी, इनको आपका क्या कहता है? सबसे पहले आपका ये भारत रत्न मिलता है। और इनको भारत रत्न मिलता है कब? आपका 1998 में। याद रखिएगा, 1998 में किसको? एम एस सुब्बलक्ष्मी जी को भारत रत्न मिलता है। इनके साथ में चिदम्बरम सुब्रमण्यम, याद कर लीजिएगा, 2 नाम और हैं, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ठीक है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और आपके जो जयप्रकाश नारायण है, जेपी नारायण है, ठीक है, इनको भी क्या मिला था? आपका पुरस्कार मिला था। तो 1998 में 3 लोगों को सम्मिलित रूप से मिला था, जिनमें से एम एस सुब्बलक्ष्मी थी, चिदम्बरम सुब्रमण्यम और जेपी नारायण थे। अगले साल 1999 का भी याद कर लीजिएगा, 1999 में भी 3 लोगों को मिला था। अभी मैं केवल एक का जिक्र कर रहा हूँ, किसका? अमर्त्य सेन का। ये अमर्त्य सेन आपके अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिलता है और 1999 में क्या मिलता है? भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। तो यहाँ पर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा गया है कई सारे एग्जामिनेशन में। अगला है, निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? कथन की अगर गलत की बात करते हैं, राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय के निर्णयों से संबंधित है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति ब्याज की दर से संबंधित है। राजकोषीय नीति में कर नीति निवेश या विनिवेश रणनीति या ऋण से अधिशेष प्रबंधन से संबंधित है। और अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीतियों से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपसे, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजकोषीय नीति सरकार के कराधान
और गलत कथन पूछ रहा है तो आपको पहले देखना पड़ेगा निगेटिव कंटेंट आपको देखना कौन सा है। तो राजकोषीय नीति सरकार के कराधान व निर्णयों से संबंधित है, बिल्कुल सही है आपका। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित है, बिल्कुल ये भी सही है। राजकोषीय नीति में कर नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति या ऋण या अधिशेष प्रबंधन शामिल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके सरकार पूरे सारे पॉइंट्स को लेकर कवर करते हुए चलती है। लास्ट वाला आपका यहाँ पे आपका जो डी इसका आंसर होगा, अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक, ठीक है, राजकोषीय नीति से संबंधित होते हैं, जबकि सरकार मौद्रिक नीति को उत्तरदायी होती है। इसका जस्ट उल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे आपके जो केंद्रीय बैंक होंगे मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार होंगे, और सरकारें जो होंगी अर्थ आपकी वो राजकोषीय नीति के लिए जिम्मेदार होंगी। अगला देखिएगा, भारत ने 2020 में जैव ईंधन दिवस मनाया है। तो यहाँ पर जैव ईंधन दिवस जो होता है आपका हर साल कब होता है, आपका 2 अगस्त को होता है, ठीक है। कब होता है, 2 अगस्त को। ऑप्शन में आपका कहीं पर अगर दिया हो तो देख सकते हैं, हमारा आपका यहाँ पे क्या है, अगस्त का महीना है, बिल्कुल सही। यहाँ पर कब होगा आपका 2 अगस्त को हमारा आपका विश्व जैव ईंधन दिवस होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, दिवस आपसे पूछे जाते हैं। अगला कौन सा शहर 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 2021 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। देखो ओलंपिक से आपको हर एक सेट में क्वेश्चन मिला हुआ है। पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की बात करते हैं तो सबको पता है कि आपके टोक्यो में ओलंपिक हो रहे हैं, और आपके टोक्यो में ही क्या हुए, पैरा ओलंपिक होंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं हमारे आपके ये 2020 के ओलंपिक थे जो 2021 में हो रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा 2024 में ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो हमको सबको पता है कहाँ पर होने हैं, ये होने आपके कहाँ पर, पेरिस में। अगला देखिएगा, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है। तो यहाँ पर मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका और म्यांमार। अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत के यहाँ पर आपके पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो श्रीलंका आपका इंडियन ओशियन में पड़ता है, यहाँ पर म्यांमार की बात करते हैं, और आपका इंडोनेशिया की बात करते हैं तो ये आपका बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन के एरिया को कवर करते हैं। यहाँ पर भारत के पश्चिम में अरब सागर पड़ता है, और अरब सागर का एकमात्र पड़ोसी देश आपका समुद्री, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन मिल रहा है, आपका मालदीव मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस किताब के रूप में हुआ था। तो तत्वार्थ, त्रिपिटक, अवेस्ता, अष्टांग हृदय। तो सबको पता है कि आपके जो बौद्ध धर्मों का आपका जो संकलन होता है किस रूप में होता है, आपका त्रिपिटक के रूप में होता है। बौद्ध ग्रंथ आपके किस रूप में जाते हैं, त्रिपिटक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये त्रिपिटक आपके 3 होंगे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और कौन सा पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो विनय, सुत्त और अभिधम्म ये आपके 3 पिटक आपके ग्रंथ बने हैं, जो किसके हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथों संबंधित है, ठीक है। आगे देखिएगा, नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज आपकी कितनी 22 भाषाओं के किसी भी गद्य पद। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं के लिए क्या होता है, हर साल आपका सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो इसका आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर रही बात किसकी है, सरस्वती सम्मान की, ठीक है, सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो ये जो सरस्वती सम्मान की अगर बात हो रही है, इसकी स्थापना होती है 1991 में। करते कौन है आपका, ये आपका एक संस्थान है, के बिरला फाउंडेशन। याद कर लीजिएगा, के बिरला फाउंडेशन देता है। ये सरस्वती देता है, व्यास देता है और बिहारी, 3 पुरस्कार याद रखिएगा। सरस्वती, व्यास और बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा होते हैं, इस के बिरला फाउंडेशन के द्वारा होते हैं। अगर पूछा जाएगा आपका जो पहला आपका, ठीक है, पहला जो सरस्वती सम्मान होता है वो किसको दिया जाता है, आपका ये हरवंश राय बच्चन जी को दिया जाता है, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी के पिता हरवंश राय बच्चन, इनको इनकी रचना जो थी क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए दिया गया, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और एक और थी इसके साथ में नीड का निर्माण फिर, ठीक है। तो इन 2 रचनाओं के लिए आपको इनको मिल जाता है, आपका इनको पहला जो पुरस्कार था आपका, ठीक है। तो इनकी आत्मकथा थी, उसको 4 भागों में दिया था। तो यहाँ पर आपके एचआर बच्चन को क्या मिलता है, पहला पुरस्कार मिलता है, किसका, सरस्वती सम्मान मिलता है। अगर रिसेंटली बात करते हैं 2021 का पुरस्कार जो 2022 में दिया गया था, किसको दिया गया था, रामदरस मिश्र जी को दिया गया था। रामदरस मिश्र जी को उनकी रचना मैं तो यहाँ हूं के लिए, ठीक है, मैं तो यहाँ हूं के लिए। इसके पहले अगर आपसे 2020 ही पूछ देता है, मैं वही बता देता हूं, ये दिया गया था किसको, शरण कुमार लिम्बाले को, ठीक है। किसको दिया गया था, शरण कुमार लिम्बाले को। ये मराठी लेखक थे। इनको इनकी किताब कौन सी थी, सनातन के लिए आपका ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा सरस्वती सम्मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है। सबको पता है लखनऊ में आपका कौन सा है, बड़ा इमाम बाड़ा है, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा जो कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसे ही किसके नाम से जाना जाता है, भूल भुलैया नाम से जाना जाता है। बहुत से लोगों को जाने का अवसर मिला होगा, ठीक है। तो ये भूल भुलैया नाम से इमारत भी है। एक बार केबीसी में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि भूल भुलैया कहाँ पे किस इमारत को बोलते हैं। अगला देखिए,
भारतीय संविधान का 103वां तीनवां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है? तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर हमारे आपके 2 वर्गों के लिए एससी, एसटी और आपका ओबीसी के लिए पहले से रिजर्वेशन है। एक नया वर्ग जोड़ा गया था, कौन सा आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को आपको 103वें अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, आपके रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, कौन सा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आपका आरक्षण। ठीक है, तो आपका कौन सा 103वां। अब इस सरकार में देख लीजिएगा, जो 100वां संविधान संशोधन होगा, 100वां होता है आपका कब होता है, 2015 में। इसमें होता है आपका भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के साथ में जो समझौता होगा, सीमा समझौता होगा। 100वां के बाद में 101वां होगा, ये होगा 2016 में होगा। इसमें आपका किस पर, जीएसटी पर। 102वां जो होगा, ठीक है, 102वां आपका 2017 में होगा। इसमें आपका जो ओबीसी आयोग होगा, इसका आपको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक स्टेटस है। 103वां संविधान संशोधन है, 2018 में है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, आपके ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। उसके अलावा 104वां संविधान संशोधन था, ये 2020 में आपका लागू हुआ था फाइनली। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन था, इसको आगे बढ़ा दिया गया था। और फिर 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया गया था, जो ओबीसी जातियों का निर्धारण था, वो आपको राज्यों को सौंप दिया गया था। तो इतने संविधान संशोधन वर्तमान सरकार के आपको याद कर लेने हैं, 100 से लेकर आपके 105 तक के। ठीक है, सारे के सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो गए। अगला देखिएगा, रग्बी विश्व कप 2019 में। अब ये 2019 का वर्ल्ड कप पूछ रहा है कब आपसे, 2021 के पेपर में। सोच लीजिएगा पेपर का लेवल कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया रग्बी वर्ल्ड कप उस समय किसने जीता था, 2019 में किसने जीता था, दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। किसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता था। अगला देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ये कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद का है। ऐसे केला अनुसंधान संस्थान कहेंगे तो जलगांव महाराष्ट्र है, लेकिन इस संस्थान का पूछा जा रहा है आपसे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का। तो ये हमारा कहाँ पर, तिरुचिरापल्ली आपका तमिलनाडु में। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो आपका केला अनुसंधान परिषद कहाँ पर, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। अगला है थरोवाई कंदिगई कनकट्टम जलाशय। ठीक है, किस राज्य में है। अब देखो ऐसे टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं, नाम ही अब देख के कर सकते हो, एमपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। तो कहाँ पर होगा आपका, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु में आपका ये जलाशय है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाटा सू ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। ये उस समय आपके 2020 की आपकी 20-21 की अपॉइंटमेंट थी, आपकी नियुक्ति थी। तो उस समय के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, आपके संदीप कटारिया को क्या बनाया गया था, बाटा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। तो नियुक्तियां पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि नियुक्ति आपको आ रही है। नृत्य पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि नृत्य आ रहे हैं। सारी की सारी चीजें आपके आपके सामने है। ठीक है, तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।